मुझे बचा लो। रात के सन्नाटे में जहाँ दुनिया सो जाती है, चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। ऐसे में उस अंधेरों को चीरती बड़ी दर्द भरी आवाज़ फिजा में तैरती हुई माहौल को गमगीन कर देती है। बहुत ही भारी आवाज़ में गाया यह गीत सोते हुए लोगों को जगा देता है और जो अभी जाग रहे होते हैं उनके दिल को तड़पा देता है। आवाज़ बहुत दर्द भरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत खौफनाक भी है, ये भी सही है। इस आवाज़ को सब पहचानते हैं, करुण स्वर में गाने वालों के लिए है, लेकिन सुनने वालों के लिए मौत का परवान है। यह गीत गूंजता है तब गलियों में एक साया निकलता है जो एक औरत का है। धीरे धीरे चलती हुई वह सुनसान गली में जाती है। सफ़ेद कपड़ों में होती है, कमर तक खोले हुए उसके बाल झूल रहे होते हैं और धीरे धीरे जाकर किसी खास दरवाजे पर रुक जाती है। बड़ी मधुर आवाज़ में बुलाती है और निकलने वाले को अपने साथ ले जाती है। फिर वह जाने वाला लौट कर नहीं आता है। आती है तो उसकी मौत की खबर। वो इंतकाम में सुलगती हुई एक आत्मा है जो किसी खास मकसद से ही लोगों को मार रही है। वह एक खौफनाक चुड़ैल है। लेकिन सोचने वाली बात है कि वह लड़कियों या औरतों के साथ ऐसा नहीं करती। उसका शिकार सिर्फ मर्द ही बनते हैं। वह केवल मर्दों के साथ ही ऐसा करती है। तो उन्हीं के साथ ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्या हुआ उसके साथ? ऐसा क्यों कर रही है? पूरे शहर में आतंक फैला हुआ है। लोग कहते हैं कि उसका एक मिशन है। उसका क्या मिशन है यह किसी को नहीं पता। हर कोई डरा हुआ है, हर जगह खौफ पसरा हुआ है। क्या पता कौन सी गली में दस्तक हो और उसकी मौत उसे खींच कर ले जाए। क्या पता आने वाला कल में किसकी बारी है। क्या वह सबको मारती है या कुछ चुनिंदा लोगों को ही मारती है? वह चुड़ैल कैसे बनी? इन सब बातों का अब होगा पर्दाफाश। आइए चलते हैं इस खौफनाक कहानी का राज जानने के लिए कलकत्ता के एक ऑफिस में। चल यार, ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, चल आज कहीं घूमने चलते हैं, समीर ने उकताए हुए स्वर में करण से कहा। समीर ने भी उसका अनुमोदन किया। सच यार, मैं भी बोर हो गया हूँ एक सी रूटीन में बंद कर। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी यहीं थमकर रह गई। हम बिल्कुल मशीन बनकर रह गए हैं। कोई एडवेंचर नहीं, जरा सा भी थ्रिल नहीं, वही बोरियत भरी रूटीन। तो फिर चल कहीं दूर चलते हैं, इस ऑफिस से दूर। करण ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। करण हर समय पता नहीं किस दुनिया में गुम रहता था। उसको हंसते हुए तो कभी कभार ही देखा जाता था। समीर उसको इस बात के लिए कई बार टोक भी चुका था, लेकिन करण हंसकर टाल देता, कह देता कि आदत है सबकी आदत, एक सी नहीं होती। तू अलग तरह का है, मैं अलग तरह का हूँ। दोनों कंप्यूटर इंजीनियर हैं और अकेले ही कोलकाता में रहते हैं। समीर गुजरात में रहता था। उसके पेरेंट्स भाई बहन भी वहीं थे। बीटेक करने के बाद उसका प्लेसमेंट कोलकाता में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ था। पहले तो यहाँ भेजने के लिए उसके घर वालों ने आनाकानी की, लेकिन अच्छी जॉब होने के कारण समीर ने कह दिया कि वह जाएगा। पहली पहल वह आया तो अकेला था, हिचकिचा रहा था। उसे याद आया अब इसमें उसका पहला पहला दिन बहुत तनाव से भरा था। वह सोच रहा था कैसे एडजस्ट करेगा, कैसा लोग, नया शहर, नया परिवेश, नया माहौल। लेकिन पहले ही दिन उसकी जान पहचान उसके ही जैसे करण से हो गई। पर वह भी कंप्यूटर इंजीनियर था, वह भी गुजरात से ही आया था।
करण के डैडी गुजरात में पुलिस में इंस्पेक्टर थे। ये सभी शिवम नगर के रहने वाले थे। उसकी ऑफिस में ही करण से मुलाकात हुई थी। वह भी नया आया था। पहले तो दोनों अलग अलग रूम लेने के थे, लेकिन फिर सोचा कि दोनों मिलकर लेते हैं। उन्होंने तुलसी धाम सोसाइटी में चौथी फ्लोर पर फ्लैट ले लिया। वे बड़े आराम से रह रहे थे। इनका खूब अच्छी थी, इसलिए घर में भेजकर भी काफ़ी मौज से कटती थी। अभी शादी दोनों लोगों की नहीं हुई थी। कलकत्ता वैसे भी बहुत खूबसूरत जगह है। जब उन्होंने मूड बना लिया तो फिर दूसरे ही दिन छुट्टी ली और निकल पड़े। शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहली बार दोनों साथ घूमने निकले थे, इसलिए दोनों ने आपस में बातें खूब की थी। करण वैसे भी कम बोलता था, लेकिन आज बाहर निकलकर थोड़ा खुल गया था और अब दोनों के बीच में उतना अजनबीपन भी नहीं रहा था। इस समय दोनों खूबसूरत पहाड़ी जगह पर थे। आज समीर और करण खूब घूम रहे थे। वो दोनों अभी सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे। सूर्य ढलता हुआ भी इतना खूबसूरत लगता है, यह उन्होंने आज जाना था। कहाँ मौका मिलता है नेचर के पास जाने का। इस समय वह जिस जगह पर बैठे थे उनका नाम था रामनगर। छोटी छोटी ढलान पहाड़ियाँ फूलों से और विभिन्न वनस्पतियों से ढकी हुई उन्हें जैसे चुंबकीय आकर्षण से बांधे थी। शरद प्रकृति के उस खुले सौंदर्य को टकटकी लगाए देख रहा था। ऐसे समय में अचानक समीर के मन में एक सवाल आया। यार, एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या? करण ने प्रश्नवाचक नज़र उठाकर समीर के चेहरे पर टिका दी। यही कि तूने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है? समीर मजाक मजाक में उसके बारे में जानना चाहता था कि आखिर क्या बात है जो यह इतना उदास रहता है। कुछ दिनों के बाद से ही मैंने कुछ भी नहीं सोचा, करण ने उदास स्वर में कहा। तो एक बात बता यार कुदेरा, तू इतना उदास क्यों रहता है? समीर ने उसको कुछ नहीं, बस ऐसे ही। करण अभी इतना खुलने को तैयार नहीं था। अच्छा बता, मुझसे मत छिपा। क्या तेरा कहीं कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं था? अगर ऐसा है तो मामला सब सेटल हो सकता है। तो तू जॉब कर रहा है, अब तू खाली भी नहीं है, या तुझे कोई धोखा देकर चला गया जो तू ऐसे मुंह बिसुरता रहता है? समीर भी जैसे आज उसके बारे में सब कुछ जान कर लेने के ही ठाने हुए था और करण को छेड़ ही नहीं रहा था। कुछ भी नहीं यार, कुछ नहीं। करण छोटी छोटी कंकड़ियों को दूर फेंकते हुए बोला। तू अपने बारे में बता। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? समीर बोला। मैं तो ज़रा सयाराना अंदाज का हूँ। अभी तक मेरे मन की गर्लफ्रेंड तो नहीं मिली। आज के इस युग में मजाक में भी कोई कहे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं रही है तो बोल, कौन मानेगा? तू तो जैसा विश्वामित्र है। अब करण को हंसी आ गई थी। नहीं सच्ची यार, अपने कान पकड़ते हुए समीर ने कहा। तोबा तोबा, मैं कभी फ्लर्ट करने के मामलों में नहीं रहा। मेरी तो इमेज अच्छी रही है। हाँ, और क्या कुछ अंदर से ऐसी बात रहती है कि मैं लड़कियों के फ्लर्ट नहीं कर पाता। मैं सोचता हूँ कि जिससे मेरा रिश्ता जुड़े वह सच्चे दिल का हो, वह मेरी बात को समझे। बिन कहे मेरी बातों को समझ जाए। ऐसा हो कि उसके संबंधों में कोई स्वार्थ ना हो। अरे यह तू कौन से ज़माने की बात कर रहा है? आजकल ऐसा कहाँ है? करण उसकी बात को काट कर बोला। छोटी सी जिंदगी होती है, उसे जी भर कर जीना चाहिए। हर पल बस बेफिक्री का हो। क्या जिंदगी में आज है, कल ऊपर चले जाना है। उसके लिए इतना दिमाग पर बोझ क्या लेना?
करण ने अपनी फिलपसी झाड़ी। वह बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैं सोचा करता हूँ, खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी कविताओं की तरह, मेरी शायरी की तरह। बस तब तो हो गया तेरा इश्क और मिल गया तुझे तेरा महबूब। तू सारी जिंदगी हवाई किले बनाने में ही गुजरेगा। कुछ भी हो यार, चाहे तू हंसे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मुझे अभी तक भी ऐसी ही साथी की तलाश है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या चाहता हूँ, मैं किसे ढूंढता हूँ। क्या वो इस वर्ल्ड में मिलेगी भी जिसे मैं सपनों में देखता हूँ, सोचता हूँ, वैसी ही इमेजिन वर्ल्ड की परी हो। वही रहेगी मेरी दिल में, वही चलेगी मेरे साथ। बस यार, इसी वजह से आज तक मैं अकेला हूँ। मेरी फितरत ऐसी नहीं है कि लड़कियों से खेलो और फिर उन्हें छोड़कर दूसरे की तलाश में चल दो। एकाएक कई रंग समय के चेहरे पर आए और गुजर गए, जिन्हें समीर ने नहीं देखा। आओ अब चले, अब तो बहुत देर हो गई है, करण ने अनमने ढंग से कहा। चलो, समीर अनिच्छा से बोला। जैसे ही उसने उठा, उपकर्म क्रिया उसे हल्की सी कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर करण की ओर देखा। क्या तुम्हें भी ये आवाज़ सुनाई दी है? करण भी इधर उधर देख रहा था। हाँ समीर, लगा तो ऐसा ही था कि जैसे कोई कराह रहा है। अब की बार स्पष्ट स्वर में सुनाई दिया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, पानी, पानी। दोनों बहुत जोर से चौंके। यार कुछ चक्कर तो नहीं है? करण डरते हुए बोला। यहाँ किसी इंसानी छाया तक का नाम नहीं है। ऐसे में आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं भूत ऊत तो नहीं है? यार समीर, निकल लो यहाँ से। कैसी बात करते हो? इंसान हो या जानवर, कुछ दिमाग का इस्तेमाल भी कर लो। कोई भूत प्रेत तो हम तक यहाँ आराम से नहीं बैठे होते। अब तक वह हमें चबा चुका होता। समीर के स्वर में झुलझुलाहट थी। अरे हाँ, इस बात पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर नाराज क्यों होता है यार? चल देखते हैं, आगे तुम और पीछे पीछे मैं। शाम का झुटपुटा उतर आया था। दोनों ने सुना। इस बार का आवाज़ बहुत स्पष्ट थी, जो किसी लड़की की थी। मुझे निकालो, मुझे बचा लो, पानी, पानी। इतनी दर्द भरी आवाज़ थी कि दोनों अब उस करुण पुकार को नज़रअंदाज नहीं कर सके। लेकिन करण उस आवाज़ से और भी डर गया। बोला, माना कोई ज़रूरतमंद है, लेकिन मुझे तो वह कोई चुड़ैल लगती है। वह नीचे नहीं गया, वह वहीं रुक गया और समीर से बोला, जाओ, तुम ही उस लड़की को बचाने की पुनीत कार्य कर आओ। समीर करण के डर को लक्ष्य कर मुस्कुराने लगा और उसे तैस दिलाने के लिए बोला, यार कायर डरते हैं जिनकी आत्मा कमज़ोर होती है, जिन्होंने कोई पाप किया होता है। मैंने कोई पाप किया है क्या? यह देखो, अभी गया और अभी आया, कहकर वह दूने जोश से पहाड़ी की ढलान उतरने लगा। उस आवाज़ का अनुसरण करते हुए उसके ओर बढ़ा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि लड़की यहाँ कैसे आ गई। इस शांत वीरान जगह में वो क्या कर रही थी? नीचे जाकर उसने देखा कि एक उभरी हुई जगह, पत्तों के ढेर से आवाज़ आ रही है। मेरा दम घुट रहा है, मुझे निकालो। समीर ने उस जगह से सूखे पत्ते को हटाने शुरू किए। उन पत्थरों से उसे एक लड़की का हाथ दिखाई दिया। उसने जल्दी से मिट्टी, पत्थर और पत्ते को उठाया तो पहले लड़की का सिर दिखाई दिया, फिर पूरी लड़की बरामद हुई। लाल रंग के सितारों से झिलमिलाती साड़ी पहने हुई थी, जो मिट्टी में सनकर धूल गर्द से अटककर बदरंग हो गई थी। समीर को जैसे झटका लगा। उसकी कल्पना साकार हो गई थी। उसके इमेजिन वर्ल्ड की परी उसके सामने थी। ऐसी ही लड़की के बारे में वह सोचता था। वही शकल,
वही सूरत। लड़की बहुत खूबसूरत थी। समीर उसको देखता ही रह गया। फिर उसे होश आया कि वह लड़की उसके बारे में क्या सोचेगी। उस लड़की के चेहरे और पूरे शरीर पर चोट थी। जगह जगह से खून बह रहा था। समीर को उस पर बहुत तरस आ रहा था। अपनी सी लग रही थी वह। सच बात तो यह था कि उसकी खूबसूरती के जादू के गिरफ्त में आ गया था। उसकी लाल साड़ी को देखकर लगता था कि वह शादीशुदा है, पर कोई चिन्ह जैसे सिंदूर, बिछिया, मंगलसूत्र उसके शरीर पर नहीं थे। समीर ने उसे पानी पिलाया। गट गट करके वह पूरी बोतल का पानी पी गई। अब उसने अपनी आंखें ढंग से खोली। वह बड़ी कौशिक धीरे धीरे खड़ी हुई और धूल झाड़ने लगी। समीर ने उससे एक साथ कई सवाल दाग दिए। आप कौन हैं और यहाँ कैसे फंसी? क्या आपको किसी ने चोट पहुँचाई है या कोई दुर्घटना हुई है? अरे रुकिए रुकिए, वह हंसी। उसकी हंसी भी भुवन मोहनी थी। दिल के तार झनक उठे। धूल चोट के निशान, खून लगा होने पर भी चेहरा हंसता हुआ कीचड़ में कमल की तरह सुंदर लगता है। वह स्वस्थ होने पर और श्रृंगार करने पर कितना सुंदर होगा। वह उसकी सुंदरता पर हैरान था। कोई और बात थी जो उसकी गिरफ्त में जकड़ रहा था। कुछ ऐसा था उस लड़की में। कहाँ खो गए? मैं यहाँ घूमने आई थी। अकेले ही घूमने निकल जाती हूँ। मुझे प्रकृति के नज़ारे देखना बहुत अच्छा लगता है। अब वह लड़की समीर को बता रही थी। मैं वहाँ पहाड़ी पर खड़ी खड़ी अपनी सेल्फी ले रही थी। तभी अचानक आंधी आई और उस आंधी में मैं अपना संतुलन कायम नहीं रख पाई और लुढ़कती हुई यहाँ पर आकर गिरी। ऊपर से लुढ़कते हुए पत्थर आकर गिरे। उन पत्थरों ने और पत्तों ने मुझे ढक लिया। मैं तुरंत ही बेहोश हो गई थी। पता नहीं कब तक बेहोश रही। जब होश आया तो मैंने मदद के लिए पुकारा और आप चले आए। इतना कहकर उसने जो कृतज्ञ नज़र से समीर पर डाली तो समीर निहाल हो गया। चलिए आपको आपके घर पहुंचा दूं। आप घायल हैं, अकेले नहीं जा पाएंगे। मेरा घर? उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उदासी तैर आई। मेरा घर कोई नहीं है। अनाथ हूँ। अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूँ। और फिर मैं एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। मैं एक बार बीमार हो गई। इसकी वजह से कई दिन तक स्कूल नहीं जा पाई। तब स्कूल ने मुझे निकाल दिया। मैं अलग कमरा लेकर रह रही थी। किराया नहीं दे पाई तो उसने भी मुझे निकाल दिया। मुझ अकेली लड़की पर उसकी नीयत ही खराब थी। इसलिए मैंने उसका घर छोड़ने की में ही भलाई समझी। आप मुझे अपने यहाँ ले चलिए। आपका कम काम कर दिया करूँगी। खाना, झाड़ू, पोछा सब करूँगी।